नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का नमस्कार करती हूँ। इस चैनल के ऊपर मैं KVS की जो TGT PGT की अपकमिंग वैकेंसी है उनकी, एस्टेट PGT और आपकी DSSB UP TGT PGT और IIT JAM MSc एंट्रेंस के रिगार्डिंग जो भी आपका PGT लेवल का मैथ्स का जो भी मटेरियल होगा वो मैं उसकी क्लासेज आपको वीडियो 1 बाय 1 प्रोवाइड कराऊंगी। मैं फर्स्ट आपका मैट्रिक्स चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ। इस वीडियोज के अंदर मैंने इन चैप्टरों के अंदर मोस्टली वही क्वेश्चंस कवर किए हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहले हम मैट्रिक्स का मतलब क्या है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ए सेट ऑफ mn नंबर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर वे एरे कंजिस्टिंग ऑफ m रो एंड n कॉलम इज कॉल्ड एन m क्रॉस n मैट्रिक्स और मैट्रिक्स। मीनिंग क्या है कि आप mn नंबर्स को रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करना ही क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा हम मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, हम जो मेडिसिन मांगते हैं वो उठ के उसी रो में उठा के हमें वो मेडिसिन दे देते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारा कलेक्शन रहता है, लेकिन वो एक सिस्टमेटिक वे से रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करके रखते हैं, तो उन्हें पता रहता है कि यहाँ पर ये इस कॉलम के अंदर ये मेडिसिन रखी हुई है। इसी तरीके से हम कोई भी मॉल वगैरह में जाते हैं या हम कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर भी, तो इसका मतलब है मैट्रिक्स का हमारे डेली लाइफ में भी काफ़ी यूज है। फिर आता है मैट्रिक्स ओवर एनी फील्ड। मैट्रिक्स ओवर एनी फील्ड का मतलब लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। यहाँ पर एम आपको रो को इंडिकेट करता है, एन किसको इंडिकेट करता है, कॉलम को। ये ए आई जी है, ये कहाँ से आए हुए हैं, ये आपके आए हुए हैं फील्ड से। अब फील्ड क्या होता है आपको पता ही होगा, एन जेड क्यू आर सी। ये नंबर सिस्टम में एन जेड में कंटेन होता है, जेड क्यू में, क्यू आर में कंटेन रहता है और आर सी में। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है एन और जेड एक फील्ड नहीं होता। ये बीएससी में हमने ग्रुप और रिंग बुक में पढ़ा है कि एन और जेड एक फील्ड नहीं होता, लेकिन क्यू आर सी हमेशा एक फील्ड रहता है। इसका मतलब मैट्रिक्स स्पेस मैट्रिक्स किसके ऊपर डिफाइन करेंगे हम, क्यू पे, आर पे और सी पे। तो जो मैट्रिक्स हमने डिफाइन की थी ए इक्वल टू ए आई जे, यहाँ पर जो स्केलर एलिमेंट्स है ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, ए आई जे, ये तो या तो क्यू से बिलोंग करेंगे या आर से हो या सी से। मैट्रिक्स कभी भी एन और जेड के ऊपर हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है कि इफ़ एफ इक्वल टू सी, यदि हमारी फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिफाइन है तो हम ए को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। यदि एफ हमारी कोई भी फील्ड है वो रियल नंबर है तो मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रियल मैट्रिक्स बोलेंगे। ये आपका रियल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है 0 1 2 3 एंड दिस वन आयोटा 0 1 2 आयोटा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स स्पेस का डिफाइन है। ये ए इज़ नोन एज रियल और बी इज़ नोन एज कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। यहाँ पर इसके बाद इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स इक्वल कब रहेगी, यदि ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन है, बी आई जे मीन्स अगर दो मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर सेम है तभी हम मैट्रिक्स को इक्वल रख सकते हैं। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर ही सेम नहीं है तो हम एलिमेंट कभी भी बराबर इक्वेट नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा आता है कि यदि दो मैट्रिक्स इक्वल डिफाइन है, इसका मतलब क्या होता है, उसके हर रो के फर्स्ट एलिमेंट जैसे A11 इसके A11 के इक्वल होगा, A12 इसके A12 के इक्वल होगा, इसी तरीके से A21 के A22 के इक्वल होगा। सम ऑफ टू मैट्रिक्स, जब दो मैट्रिक्स का सम करेंगे वहाँ पर भी हमारी एक कंडीशन रहेगी। मैं ज़्यादा बेसिक आपको कवर नहीं करा रही हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक है कि ये मैंने नहीं राइट किया हुआ है। कि सम ऑफ टू मैट्रिक्स में क्या होगा कि सबसे पहली कंडीशन यही रहती है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके डिफरेंस में भी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम डिफरेंस कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पे होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। अब यहाँ पर इसका मीन्स क्या है, आपके पास एक कोई भी मैट्रिक्स है, ये जो ब्रैकेट होती है ये मैट्रिक्स की नोटेशन होती है। ए कोई भी मैट्रिक्स है तो हम इसको किसी भी स्केलर 2a से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब इसके ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 4 2 6 10। अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स है ए और बी, ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होगी। कब होगी, यदि नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी, दैट इज ए बी एग्जिस्ट। इसका मतलब काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर हम कि हम कैसे मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न, जैसे आपके पास ए है 2/3 का है, बी मैट्रिक्स है 3/5 की,
तो आपको यहाँ पर क्या देखना है कि इसका कॉलम और इसकी रो हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। या हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं ए बी पास 2 क्रॉस 3, यहाँ पर क्या हो गया 3 क्रॉस 5। तो ये बीच के जो बिटवीन के एलिमेंट है ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइन होता है। यदि मैं कहती कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए इंटू बी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्या मैं देखती बी इंटू ए, देखो बी का ऑर्डर क्या है 3 इंटू 5, ए का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3। यहाँ पर मैं देखती हूँ 5 और 2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। और हमें ध्यान रखना है कि इसीलिए देखो ए बी एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन बी ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और हमें ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट कभी भी कोम्यूटेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो। तो ए बी कोम्यूटेटिव का मतलब है ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, इसका मतलब ये कोम्यूटेटिव नहीं है। नेक्स्ट आता है, ये आपके पास गिवन है ए कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, कितनी रो है, देखो 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 1 2, 3/2 की है। बी हमारे पास है 1/3 का। वो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्या ए बी एग्जिस्ट करेगा, बी ए एग्जिस्ट करेगा, गिवन डाटा इज सफिशिएंट या नन ऑफ दीज। यहाँ पर आप ए का ऑर्डर देखिए, ए का ऑर्डर क्या है यहाँ पर 3/2, बी का ऑर्डर क्या है यहाँ पर 1/3। क्वेश्चन के अंदर ए का ऑर्डर 3/2 है, बी का ऑर्डर है 1/3। देखो 2 और 1 इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब ए इंटू बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हम देखो बी का ऑर्डर 1/3, ए का ऑर्डर है हमारा 3/2। देखो ये 3 और 3 इक्वल है, इसका मतलब बी ए का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। और कितने बाई कितने की होगी, जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा 1/2 का। इसका मतलब हम ये याद कर सकते हैं कि कोई भी ए मैट्रिक्स है, यदि m क्रॉस n की है, बी कोई भी मैट्रिक्स है n क्रॉस p की है, तो देखो यहाँ पर इनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा और जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या आएगा m क्रॉस p आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट में कंफ्यूज नहीं होना, तो इसका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अब ये क्वेश्चन है, ये IIT जैम में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें क्वेश्चन देख के लगेगा काफ़ी लेंथी है, ये हमसे सोल्व नहीं होगा, लेकिन अगर हम क्वेश्चन को स्टेटमेंट पढ़ के स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो बहुत ईजिली ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए गिवन है रियल मैट्रिक्स है ए 3/1 की है, बी है 3/3 की है, सी डी ई एफ ये मैट्रिक्स गिवन है आपके पास। और स्टेटमेंट में गिवन है कि मैट्रिक्स बी है और ई है वो सिमेट्रिक है। सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल होना चाहिए, तो वो मैट्रिक्स क्या रहती है सिमेट्रिक। यहाँ पर क्या गिवन है कि बी और ई सिमेट्रिक है। आपको स्टेटमेंट गिवन है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है मैट्रिक्स प्रोडक्ट एफ का ट्रांसपोज सी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स एफ आर स्केलर आएगा। या फिर सेकंड स्टेटमेंट है कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट डी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स एफ मैट्रिक्स डी इज ऑलवेज सिमेट्रिक। आपको ये बताना है कि ये दोनों ऑप्शन दोनों स्टेटमेंट सही है या कोई एक स्टेटमेंट सेटिस्फाई करेगी या फिर कोई दूसरी करेगी या दोनों ही नहीं करेगी। तो इसको हम एक स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या गिवन है, इसके अंदर है ए, हमें क्या गिवन है स्टेटमेंट में एफ का ट्रांसपोज। एफ का ट्रांसपोज कितने, देखो एफ है 5/1 की, तो जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी तो वो कितने ऑर्डर का आएगा 1/5, क्योंकि ट्रांसपोज में रो कॉलम में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है सी का ट्रांसपोज। सी का ट्रांसपोज देखो सी मैट्रिक्स कितने बाई कितने ऑर्डर की है 3/5 की, तो मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी वो कितने बाई कितने का आएगा 5x3 का। नेक्स्ट मैट्रिक्स बी है, आपको बी का ऑर्डर गिवन है 3/3 का है। मैट्रिक्स सी है उसका ऑर्डर गिवन है हमारे पास 3/5 का। मैट्रिक्स एफ है उसका ऑर्डर हमारे पास गिवन है 5/5 का। और आपसे पूछा है क्या इसका आंसर, जब मैं इनकी प्रोडक्ट करती हूँ क्या स्केलर आएगा। अब देखो यहाँ पर 5 कॉमन एलिमेंट है, तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ ऑर्डर क्या आता है 1/3। अब देखो बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, बी का ऑर्डर क्या है 3/3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/3।
ये ऑर्डर क्या आएगा 1/3, क्योंकि 1 लेफ्ट हो गया, यहाँ से क्या हो गया 3। अब 1/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करना है 3/5 से, क्योंकि सी का ऑर्डर क्या है 3/5। देखो 3 कॉमन आ गया, ये ऑर्डर क्या आ गया 1/5। अब मैं एफ का ऑर्डर क्या है यहाँ पर 5 क्रॉस 1, 5 क्रॉस 1। तो इसका मतलब जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगी वो 1/1 ऑर्डर की आएगी, और 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमेशा एक स्केलर रहती है। 5a कोई भी एक स्केलर यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी करेक्ट होगी। आप सोचोगे स्केलर मैट्रिक्स तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स होती है 5 0 0 0 5 0 0 0 5। लेकिन ध्यान रखना जब हमें मैट्रिक्स डिफाइन नहीं कर रखी हो जब हमें मैट्रिक्स डिफाइन नहीं कर रखी हो उस क्वेश्चन के अंदर हमेशा स्केलर एक सिंगल एलिमेंट ही डिफाइन होता है। नेक्स्ट है सेकंड स्टेटमेंट है मैट्रिक्स प्रोडक्ट डी का ट्रांसपोज। देखा डी का ट्रांसपोज डी कितने बाई कितने की है 5/3 की है, तो डी का ट्रांसपोज कितने का आएगा 3/5 का। नेक्स्ट क्या है एफ, मैट्रिक्स एफ कितने बाई कितने की है 5/1 की। मैट्रिक्स डी कितने की है, डी है हमारी मैट्रिक्स डी है 5/3 की। तो यहाँ पर देखो ये ई है, सॉरी ये ई है, मैट्रिक्स ई है 5/5 की। तो यहाँ पर देखो 5 से 5 कॉमन आ गया, मैट्रिक्स क्या होगी 3/5 की। यहाँ पर थी 5/3 की, ये भी क्या आ गई। और आपको पता है कोई भी स्केयर मैट्रिक्स यहाँ पर क्या आ गई है, ये स्केयर मैट्रिक्स आ गई है 3/3 की है, तो ये क्या होगी सिमेट्रिक होगी। तो इसका मतलब आपकी कोई भी स्केयर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है जिसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, वो मैट्रिक्स हमेशा स्केयर मैट्रिक्स कहलाती है। और हर एक स्केयर मैट्रिक्स क्या रहती है सिमेट्रिक रहती है। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा रहेगा कंसीडर द मैट्रिक्स x इक्वल टू, ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, आप सेल्फ ट्राई करेंगे। x 4/3 की है, y 4/3 की है एंड p है 2/3 की है। द ऑर्डर ऑफ p x ट्रांसपोज y, इसका इनवर्स p t विल बी। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका आंसर मुझे कमेंट में दे देना। a है 2 क्रॉस 3 है, b है 3 क्रॉस 3 है, c है 4 क्रॉस 3, d है 3/4। आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लेना और इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज कर लेना कि मैट्रिक्स का जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसके इनवर्स का ऑर्डर भी सेम वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी कोई भी दो नल मैट्रिक्स है, ए और बी 2 मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की है। ए बी क्या है नल मैट्रिक्स है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। वो कह रहा है आपके पास क्वेश्चन में ए और बी आपके पास कोई भी 2 मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की है। ए बी क्या है यहाँ पर नल मैट्रिक्स है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब आप सोचोगे लो में ए कोई नल ऑप्शन हम देखते हैं, ए नल मैट्रिक्स है, बी इज नल मैट्रिक्स है, बी ए इज ऑल्सो नल मैट्रिक्स है, नन ऑफ दीज है। तो हम क्या करते हैं, हम सोचेंगे ए को नल ले लेते हैं, तो ए को नल ले लूँगी तो ए बी ऑब्वियस है क्या हो जाएगी नल मैट्रिक्स। लेकिन देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कोई भी एक आंसर सही रहता है। यदि मैं ए को नल लेती हूँ तो फिर मैं बी को भी तो नल ले सकती हूँ, इसका मतलब 2 आंसर मेरे सही कैसे हो सकते हैं। इसका मतलब ना ए और बी को मुझे ऐसे मैट्रिक्स उठाना पड़ेगा जो नल मैट्रिक्स ना हो, लेकिन उन दोनों की प्रोडक्ट क्या आ जाए हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाए। तो इसमें आप कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल चूज कर सकते हो, जैसे मैं ए चूज कर लेती हूँ 0 0 1 0 0 0 0 0 0, ये एक नल मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन देखो और बी उठा लेती हूँ ऐसे ही 1 0 0 0 0 0 0 0। जब मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करती हूँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो आप ये काम करना यहाँ पर 1 उठा लो। अब मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करती हूँ, ये दोनों ही नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन जब मैं इनकी प्रोडक्ट करती हूँ तो आपका आंसर क्या आता है। देखो यहाँ पर है 0 0 1 और यहाँ पर भी क्या है 0 0 1। अब मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसका मतलब ये क्या आती है एक नल मैट्रिक्स आती है, लेकिन जहाँ पर ए भी नल मैट्रिक्स नहीं है और बी भी नल मैट्रिक्स नहीं है।
तो इसका मतलब बी ए क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स। हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आता है हमारा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्केयर मैट्रिक्स। इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन है तो ए स्केयर हम कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए 3 टाइम्स। ऐसे ही ए के कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए अप टू के टाइम्स। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो हमारे बहुत जल्दी सोल्व हो जाएंगे। अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर होगा। इसको हम विद इन 2 सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। कैसे है, इफ सम ऑफ एलिमेंट इन ईच रो और ईच कॉलम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ए, देन सम ऑफ एलिमेंट इन ईच रो और ईच कॉलम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एन इज क्या होगा, ए की पावर एन। मीन्स क्या है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल उठा लिया, ए 1 1 2 0 1 3 1 1 2। यहाँ पर देखो सभी रो का सम देखो, 1 + 1 2 2 + 2 4, यहाँ पर 1 + 3 4, 1 + 2 + 2 4। देखो रो के ईच रो का सम कितना आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है। अगर ईच रो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉलम का सम सेम हो, या तो रो का सम सेम होगा या फिर कॉलम का सम सेम होगा। तो उस केस में जैसे ये ए था तो मैं इसमें ए स्क्वायर निकालूंगी, तो ए स्क्वायर देखो ईच रो का सम क्या है 4, तो ए स्क्वायर की जो प्रत्येक रो है ईच रो उसका सम कितना आएगा, 4 का स्क्वायर मतलब कि 16। ये हम करके भी देख सकते हैं, ए इंटू ए मैट्रिक्स प्रोडक्ट करके देखना और उसके अंदर फिर देखना आप जब ईच रो का सम करोगे, ईच रो के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सम करोगे तो वो आपका हर एक का कितना आएगा, 16 16 16 आएगा। ऐसे ही ए क्यूब का क्या आएगा, 4 की क्यूब मीन्स 64 64 64। इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। पहले एक और नोट ध्यान रखना, इफ ईच रो और कॉलम सम इन ए इज ए, वो कह रहा है यदि एक मैट्रिक्स है ए है, उसके अंदर जैसे मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट 1 2 5 कुछ भी हो सकते हैं, 2 5 1, यहाँ पर हो गया 3 5 0। तो देखो यहाँ पर 5 2 7 1 8, ये भी 8 है और ये कितना आ गया आपका 8 आ गया। अब कोई बी मैट्रिक्स है, बी में भी मैंने उठा लिया, जैसे उनके सभी पहले फर्स्ट रो का सम करते हुए ये 7 आता है, ये 7 आता है, ये 7 आता है। तो ए इंटू बी जब मैं मैट्रिक्स निकालूंगी तो उसमें जो फर्स्ट रो के एलिमेंट का सम आएगा वो 8 7 जा 56 आएगा। सेकंड रो के एलिमेंट का सम है वो भी 56 आएगा और आपके थर्ड रो के एलिमेंट का सम है वो भी हमारा कितना आएगा, 56 आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ए है हमारा 1 5 2 4, बी है 4 3 2 5। देखो ईच रो के एलिमेंट का सम 5 1 6 4 2 6, ये भी 6 है और ये भी 6 है। यहाँ पर 4 + 3 7, 2 + 5 7। तो मैं यदि ए इंटू बी मैट्रिक्स निकालती हूँ तो वहाँ पर फर्स्ट रो का सम कितना आएगा, ए इंटू बी जब मैट्रिक्स निकालूंगी तो फर्स्ट रो के एलिमेंट का सम आएगा 6 7 जार 42। ये हम करके देख सकते हैं। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 3 जार 3, 5 2 जार 10, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 4 जार 4, 5 5 जार 25, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 3 जार 6, 4 2 जार 8, 2 4 जार 8, 5 2 4 जार 20। देखो 10 3 13 25 + 4 29, 8 + 6 14, 20 + 8 28। सम करती हूँ ये 42 आता है, ये 42। अब देखो हमें सोल्व करना पड़ा, अगर हम डायरेक्ट कंसेप्ट जानते थे तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते थे। ऐसे क्वेश्चन एस्टेट में बहुत ज़्यादा या केवीएस में बहुत पूछे जाते हैं तो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा ए गिवन है 2 5 3 2 2 6 1 5 4। देखो यहाँ पर और बी गिवन है 4 2 -4 1 1 0 0 0 2, देन सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए बी। तो इसके अंदर हमें पीछे वाला जो लॉजिक था, कॉन्सेप्ट था, वही हमें यूज करना है। कैसे करेंगे, देखो 5 2 10 3 5 2 7
7 + 3 10, 2 2 4 + 6 10, 5 + 1 6 + 4 10, यहाँ पर भी 4 + 2 6 - 4 2, 1 1 2 2। अब क्या करोगे आप ये सोचोगे फर्स्ट, अब देखो फर्स्ट रो के एलिमेंट का सम कितना आता है 20, और आप डायरेक्ट ऑप्शन जल्दी से किस पे लगा दोगे 20 पे। लेकिन क्वेश्चन की आपने स्टेटमेंट रीड नहीं की, वहाँ पर स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा था वो आपसे, सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए बी। ऑल एलिमेंट का मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, इनके सभी एलिमेंट का सम। जब आपको पता है 1 रो का सम 20 आया, सेकेंड का भी 20 आएगा, थर्ड का भी 20 आएगा, तो टोटल सम एलिमेंट्स का कितना हो जाएगा 60। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रही हूँ, आपको कमेंट में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इसके स्टेटमेंट को ध्यान से नोट कर लेना। If A is a square matrix of order 5 whose row sum to 1, then sum of all element of A6 is equal to, first option है 1, सेकेंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 30। तो आपको मुझे बताना है कि आपका कौन सा इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आज के लिए थैंक यू।